कि नमाज जो है 5 वक्त तक अगर कोई नमाज कायम करने वाला होगा तो फिर देखे मुझे अल्लाह के सामने अभी खड़ा होना है, तो गलती कहाँ करेगा, कहाँ गलत काम की तरफ दौड़ेगा, कहाँ गलत बोलेगा, कहाँ गलत चीज की तरफ और खुद को कहाँ दूसरे पर जुल्म करेगा, ये हो ही नहीं सकता। अभी मुझे खुदा के सामने जवाब होना है, अभी मुझे खुदा के सामने खड़ा होना है, अभी मुझे अल्लाह के सामने जाना है, अल्लाह के घर में जाना है, तो कहाँ ये गलत कर सकता है। तो जहां भी, क्योंकि अगर उस बंदे से माफी मांग ले जिसकी गिबत की, जिसके खिलाफ कोई बात की, तो अगर उससे माफी मांगे, अगर वो माफ करे तब माफ हो सकती है, वरना माफ नहीं होंगे। मतलब कहने का यह है, जो भी बदअमनी, जहां से भी इम्कान बदअमनी का है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खत्म ही कर दिया। कहीं भी मिसाल की तौर करेंगे, आपने मौजूद हजरात तो मुझसे पहले बोले, उनके विचार सुने, इसमें कोई शक नहीं, बड़े ज़रूरी ख्यालात थे। खून खराबे को बंद करने की बात, आपस में मिलजुल कर चलने की बात और अमन और सुकून की बात, मेज़ पर बैठकर मसले हल करने की बात कही, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन मसले जितने पेचीदा हैं, क्या इन नेक ख्वाहिशात के साथ वो हल हो जाएंगे? उसके लिए इलाज करना पड़ेगा, उसको दवाई दारू करना पड़ेगा, उसके लिए इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। सरमन देने से या नेक ख्वाहिशात देने से या मसले को मिलजुल कर हल करने की ये मोटी बातें बहुत बार सुनी है, लेकिन जहाँ तक गवर्नर साहब ने और सदीकी साहब ने, बड़गांवकर साहब ने बहुत सी बातों पर रोशनी डाली, मेरा अपना मत है कि बीमारी की तशखीस किए बिना उसका इलाज मुमकिन नहीं है। तो बीमारी कहाँ से शुरू होती है? जो खराबियां हैं उनको दूर किए बिना कैसे मसले हल होंगे? तो ये तकसीम हिंद के वक्त जब मुल्क तकसीम हुआ खून खराबे के बाद, तो जम्मू कश्मीर का मसला उसी वक्त से चला आ रहा है। जब प्रिंसेस को इख्तियार दिया गया कि वो हिंदुस्तान या पाकिस्तान की किसी डोमिनियन के साथ अपना इलाज कर सकते हैं, तो उस वक्त महाराजा बहादुर यहाँ हरी सिंह जी जो थे वो बड़े असमंजस में थे। 3 तरफ से पाकिस्तान की हदूद मिलती थी। जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी और पॉपुलेशन का जो रेशियो था वो 75% मुसलमान और 25% हिंदू थे। वो क्या करें? अगर हिंदुस्तान से इलाज करते हैं तो रास्ता कोई नहीं है, जम्मू पठानकोट का रास्ता भी नहीं था उस पर। सारी सप्लाईज सियालकोट के साथ जम्मू से और श्रीनगर से रावलपिंडी के साथ हुआ करती थी। उस असमंजस में होते हुए उनके उस वक्त के काबिल तरीन वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर पंडित रामचंद्र काग साहब के मशवरे पर उन्होंने 14 अगस्त 1947 को जो लास्ट डेट थी एक्सेशन करने की, तो दोनों मुल्कों को चिट्ठी लिख करके कहा कि मैं फिलहाल कोई फैसला नहीं कर रहा हूँ, किसी से इल्हाक नहीं करूंगा, दोनों के साथ बराबर दोस्ती के तल्लुकात रखूंगा और दोनों के साथ उसको स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कहा जाता है। सारी काम आ गई, महाराजा को मजबूरन हिंद यूनियन से मदद मांगनी पड़ी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि आपने एक्सेशन नहीं किया है, हम कैसे फौजें भेज सकते हैं, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन होगी। तब जाकर के 26 अक्टूबर को महाराजा हरी सिंह जी ने इलाहानामे पर दस्तखत किए और 27 अक्टूबर को यहाँ हिंदुस्तान की फौजें आईं और ये टट्टू ग्राउंड तक जहाँ कबायली आए थे, ये हवाई अड्डे तक, यहाँ से उनको परे धकेल करके आए, जहाँ सरहद है वहाँ पहुँचाए। वहाँ से इस मसले का आगाज हुआ। लेकिन महाराजा बहादुर ने उसी वक्त इल्हाक करते वक्त ये भी चिट्ठी लिखी कि मैं 3 अमूर का इल्हाक करता हूँ, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस एंड कम्युनिकेशंस। बाकी मामलात में रियासत जम्मू कश्मीर खुद मुख्तियार रहेगी। ये ऑटोनॉमी जो आज जो लोग कहते हैं कि ये शेख साहब ने निकाली या किसने निकाली, ये ऑटोनॉमी महाराजा हरी सिंह के वक्त की है, जिन्होंने अपने इल्हाकनामे के साथ ये दस्तखत किया है। उससे पहले 47 में मुझे अच्छी तरह याद है, मैं स्टूडेंट था 10th क्लास का, कि महाशिवाय नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने रेजोल्यूशन पास करके महाराजा हरी सिंह जी को कहा था कि आप इंडिपेंडेंट रहिए, किसी कैसे भाग कीजिए। जम्मू की डोगरा सदर सभा ने, जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने
जम्मू कश्मीर हिंदू महासभा ने, बल्कि आरएसएस के गुरु गोवालकर जी ने ये मशवरा दिया, कश्मीरी पंडित सभा और दूसरों ने भी महाराजा साहब को ये कहा कि आप इंडिपेंडेंट रहिए, दोनों के साथ दोस्ताना तल्लुकात रखिए, लेकिन लोग चुने असेंबली को और वो असेंबली चुने अपने लीडर को। लेकिन यहाँ तो शेख साहब का एक भी एमएलए नहीं है इस असेंबली में, और शेख साहब खुद भी एमएलए नहीं है, बेग साहब खुद भी एमएलए नहीं है। तो ये कैसी जमहूरियत आप चला रहे हैं? बहरहाल गवर्नर साहब ने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को रिजेक्ट किया, हमने वॉकआउट किया, लेकिन ये बात हमने रिकॉर्ड पर लाई कि डेमोक्रेसी यहाँ आने ही नहीं दी गई। यही हाल तो रावलपिंडी में जिसकी हुकूमत वहां थे, वहां पर मुस्लिम लीग की हुकूमत आई, तो रावलपिंडी में भी मुस्लिम लीग की हिमायती जो है वो यहाँ मुजफ्फराबाद में बनेगा। वहां पीपल में इसका हल निकालने के लिए इन तमाम चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले पाकिस्तान को अपने पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर में डेमोक्रेसी बहाल करनी पड़ेगी। समस्याएं अपनी अपनी है, आबोहवा अपनी अपनी है, एथिक्स की, लैंग्वेज की, कल्चर की बात है, और उसके नीचे जिले, ब्लॉक, पंचायत और टाउन एरिया तक चुनाव हो, तो तब तो जमहूरियत बहाल होगी। दिल्ली से यहाँ जमहूरियत बहाल के नाम पर अपने आदमियों को फिट किया, उन्होंने सारे इख्तियारात ग्रैब कर लिए। जो अटॉनमी बची हुई है, एक तो जो अटॉनमी उस वक्त महाराजा हरि सिंह ने अपने इलाकनामे के साथ लिखी थी, उस अटॉनमी को रोड कर दिया गया, और जो बाकी बची खची है तो उनके भेजे हुए यहाँ जो हुक्मरान थे उन्होंने उसका मिसयूज किया। यहाँ के रूलिंग पार्टी के लोगों ने और यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स ने सारी लोगों के जो हैं हकूक है वो छीन लिए, जो रुपया आया रिश्वत खाई, और कुछ ऐसे लोगों को भेजें। क्या यह गलत है कि दिल्ली के हुक्मरानों ने यहाँ जो बदनाम जमाना सेक्स स्कैंडल में लोग थे तो उनको अफवाह पर थोपा? क्या यह दुरुस्त नहीं है कि इस वक्त एक लैंड स्कैंडल है जिसमें मिनिस्टर मुलव्वस हैं, वो आज मिनिस्टर हैं? तो दिल्ली को पहले ये सोचना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर ने इलाहा किया है नवाबादी बनने के लिए नहीं, बल्कि उस मुल्क का एक मौजूद शहरियों के तौर पर उसका एक हिस्सा बनने के लिए, जहां उसके जो गारंटीज दी है, हकूक है, उनका तहफ़्फ़ुज़ हो। ये बातें जब तक नहीं होंगी तो तब तक हम बिल्कुल से कितनी ही वाइट वॉश करते रहे, कुछ निकलेगा नहीं। सदीकी साहब हों, उन तक महदूद ना रहे, वो निचली सतह तक रीजनल काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और पंचायत तक लोगों को दी जाए। ये सिर्फ एमएलए और मिनिस्टरों और ब्यूरोक्रेटों के हाथ में न रहे, जिसका आज तक मिसयूज हुआ है। ये तो जम्मू कश्मीर के यहाँ का मामला है। हर सवाल इसके एक्सटर्नल तो नौशहरा से, जनरल के राज से, मीरपुर का रास्ता है तो ये खोल किसी, ये तो कंट्रोल लाइन है। ये नहीं पाकिस्तान से भी कोई आएगा, अगर लाहौर से आए किसी मिठालपुर से, लाहौर के रास्ते रावलपिंडी और फिर मुजफ्फराबाद और उड़ी और इस रास्ते से फिर जाएगा जम्मू, जहाँ से वो 30 किलोमीटर दूर है मिठालपुर। तो इन चीजों को हमें दुरुस्त करना पड़ेगा। आप उसमें दोनों न्यूक्लियर पावर बन गई है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक भी ताकत बन गई है। खुदा न खास्ता कोई कॉन्फ्लिक्ट अगर हुआ तो इस मुल्क का क्या बनेगा? जम्मू कश्मीर तो बैटल फील्ड पहले से बनी है, यहाँ तो यहाँ का नक्शा ही बदल जाएगा। आगे नस्लों के लिए दोस्ती। और उसके बाद वही बागी जो है वो अमेरिका को कहेगा आप भी वापस जाओ, आप क्यों हो यहाँ? फिर वो वाक़ात हो गए, उनका टावर तबाह हो गया, ये ओसामा बिन लादेन के नाम पर अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया। इस खित्ता के लिए पाकिस्तान, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मिलिटेंसी हो, तिजारत हो, कोई भी चीज हो, उसके लिए साझी मुताबिक रहनी पड़ेगी। जब तक तीनों मुल्क जो इस वक्त मिलिटेंसी में ग्रस्त हैं मिल करके इसके लिए स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे, मिलकर एक्शन नहीं करेंगे, इस खित्ता में अमन नहीं आएगा तो सब देशों में अमन नहीं आ सकता। चलिए यकीनन कामयाबी मिलेगी। मुझे याद आता है शायर ने कहा है, मशहूर शायर ने कहा है, जिसका मैं कायल हूँ, आपसे गुजारिश करता हूँ जरा ध्यान दीजिए। उसने कहा है कि कोई अच्छा काम करना हो तो ये रुकावटें बहुत आती हैं, लेकिन उसका मुकाबला कैसे करना है? उसने कहा है हजारों आफतें संगे मज़ाहम बन के आती हैं। आप अच्छे रास्ते पर चलें, हजारों आफतें संगे मज़ाहम बाहर बनकर आती है, मगर मर्द हक आगा कुछ परवाह नहीं करते। जो सही रास्ते पर चलने वाले वो टूटे नहीं, वो तोपों के दहाने पर भी सच्ची बात कहते हैं, कभी भूले सभी इंजाम की परवाह नहीं करते।
मैं शेख साहब के पास सुने, शेख साहब की बड़ी दूसरी तकलीफ हूँ और शेख साहब के दूसरी तकलीफ में ही मैं एक और शेर अर्ज करूँगा कि जो इन्होंने कहा कि हिंड्रेंस आई, कठिनाइयाँ आई, इरादे जिनके पोता हो वो नजर जिनकी खुदा पर, तला तुम खेल बोझों से वो घबराया नहीं करते। तो स्वामी जी आ चुके हैं जो सदारत कर रहे हैं हमारे सेशन की। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगा स्वामी जी से कि डाइस पे इनको राजयोगी बीके मूर्ति होगा वो डाइस पे आएंगे तो अपनी बात स्टार्ट करेंगे। प्लीज राजयोगी जी। ओम शांति। बहन जी और इस मैसेंजर के रूप में बहुत करीब प्रमाण से ब्रह्मकुमारी से ईश्वरी विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि लोग यहाँ उपस्थित है और इस समय इस सम्मेलन का आयोजक का अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर फजल अहमद भट्ट साहब, उनके साथी सभी सहयोगी भाई बहनों को याद करते हुए अभी मिसेस दीप्ति साहब और हमारा पूर्व वक्ता साहब कॉन्फ्रेंस एक ऐसे स्थान पर हम खड़े हैं। मैं आप सबसे भाषण करने की बजाय हम आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ, अंधकार और प्रकाश दोनों साथ में रह सकते हैं? अंधकार और प्रकाश दोनों साथ रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। ये सच बात है? सच। झूठ और सच दोनों साथ रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। शांति और हिंसा व द्वेष, नफरत व क्रोध, ये सभी इकट्ठे होकर के रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। मजहब का, देश का, व्यक्ति का, लीडर का, नेता का एक संपत्ति नहीं है। ये तो हर मनुष्य आत्मा का एक गॉड गिवन गिफ्ट है और अपना स्वधर्म है। ये हमारा फंडामेंटल राइट है। भले इनको हर देश की कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिया गया है, परंतु ये हमारा स्वधर्म है। दूसरा जो बात है, हम सबका प्रयत्न है, वह हमारा स्वधर्म है। इट इज टू बिकम ए लवफुल बीइंग। हर व्यक्ति एक प्रेम स्वरूप मूर्ति होना चाहिए। प्रेम, क्योंकि प्रेम ही हमारा जीवन की विधि होना चाहिए और प्रेम ही हर समस्या का समाधान है। इसके लिए प्रेम, और इन प्रेम और शांति को पैदा करने के लिए हम सबके पास सद्भावना होना चाहिए। जहाँ सद्भावना है वहाँ दुर्भावना रह ही नहीं सकता है, और दुर्भावना और सद्भावना इकट्ठा नहीं हो सकता। हो सकता है? नहीं हो सकता है। यदि हमारे आत्मा के अंदर, जीवन के अंदर, संस्कार के अंदर, सोच के अंदर, पॉलिसी के अंदर हमारा सद्भावना है, शुभ भावना है, हमारा नेगेटिविटी रह नहीं सकते। ऐसी ही दूसरी जो बात है, हमारे व्यक्तिगत जीवन के विकास के लिए जो आवश्यकता है, जो नॉलेजफुल बीइंग, ज्ञान स्वरूप होना चाहिए। हर व्यक्ति ज्ञान स्वरूप में स्थित होना, ज्ञान स्वरूप को अर्जन करना, ज्ञान को समाज में विस्तृत करना, ज्ञान के आधार से विकास करना, ये हमारा शांति से जुड़ा हुआ है। दूसरा जो है हमारा शांति के लिए जो आवश्यकता है, फ्रीडम, स्वतंत्रता एक व्यक्ति का राइट है और साथ में समाज का राइट है, सारी कॉन्स्टिट्यूशन का राइट है। परंतु आज हमारा फ्रीडम कर्टेल है, उसके बारे में अधिक वक्ता ने बताया। दूसरी जो बात है, हमारा शांति है, हमारा धर्म से जुड़ा हुआ, हमारा शांति है, हमारा शिक्षा से जुड़ा हुआ, हमारा शांति है, हमारा एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ, पर्यावरण से जुड़ा हुआ चीज है। परंतु आज इस दुनिया की तरफ एक नजर लगा के देखिए, इस दुनिया किस तरफ जा रहा है। नंबर वन, to me this world is moving towards number one. जम्मू एंड कश्मीर पीस फाउंडेशन जो है ये एक नॉन पॉलिटिकल और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसलिए मेरी जो स्पीच होगी जस्ट वेरी शॉर्ट, नो पॉलिटिक्स, नो गवर्नमेंट, कुछ ऐसी कोई बात नहीं होगी इसमें। जस्ट मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मदर टेरेसा once said, peace begins with a smile. I absolutely agree. It is said that a smile can light up the room, so imagine what a world of smiles can do. If every day someone does something good for somebody,
it will create a ripple effect. Shri Swami Agniveshti, the dignitaries, ladies and gentlemen, a very good afternoon to all of you. Hope the deliberations of this peace conference will help prevail good sense upon us. बेबसी का अब हमारी कोई अंदाजा नहीं, चारों जानिब सिर्फ दीवारें हैं, दरवाजा नहीं. An eye for an eye only ends up making the whole world blind. Peace is something that everyone seems to want, but does not know how to achieve successfully. The key to attaining peace, world peace, is very simple. That is, peace is equal to understanding plus respect, which means that you have to be tolerant to other person's point of view. अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर दे सब जग उपजिया, कौन पले कौन मंदे. If this philosophy of Guru Nanak is to be taken into consideration, then the peace, that means the world peace, is at your doorstep. But the world is full of selfish people that believe that their way is better than the others. Peace is a sense of our existence. It निभाने नहीं आते, बस हम लोगों को ही रिश्ते निभाने नहीं आते. We have perhaps forgotten the past glory of Kashmir. Thousands of years ago, Kashmir was regions and religions of the state. Then only we can have a happy future for the coming generations. आंधी नफरत की चलेगी ना कोई अब के बरस, फसल प्यार की उगाएगी ज़मी अब के बरस. In conclusion, I would like to say that peace is not merely a distant goal that we seek, but a means by which we arrive at the goal. As Nelson Mandela aptly says, if you want to make peace with your enemy, you have to be with your enemy. That means you become partner of your enemy. आओ उठो उठकर गिरा दो बीच की दीवार को, देख लेना आंगन तुम्हारा दो गुना हो जाएगा, देख लेना आंगन तुम्हारा दो गुना हो जाएगा. मुझे यहाँ पर सुनने की ज़्यादा ज़रूरत है. मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पूरा जो मसला है, उस मसले के अंदर जो शुरुआत हुई, जो शेख साहब ने बहुत ही ब्रीफ में पूरी बात को से यहाँ पर रख दिया कि मामला विभाजन से शुरू होता है, टू नेशन थ्योरी से शुरू होता है. और इसलिए अगर हम विश्लेषण कर रहे हैं और कोई रास्ता निकालने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पर हम लोगों को जो एक रिजेक्शन हुआ है टू नेशन थ्योरी का बांग्लादेश के गठन के साथ में, या पाकिस्तान के एक स्टेट के तौर पर फेल होने के तौर पर, या पूरी दुनिया के अंदर जो अनुभव आए हैं उसके आधार पर, मुझे लगता है कि शुरू से, क्योंकि हम उस जमात के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर खड़े हैं जिसने विभाजन का विरोध किया था, और बातचीत करनी पड़ेगी अगर आप कश्मीर की समस्या का हल करना चाहते हैं तो, और बातचीत से ही रास्ता निकलेगा. लेकिन क्या भाषा चल रही है? भाषा ये चल रही है. आज का अखबार देखें तो आज के अखबार में लिखा है पाकिस्तान के अंदर टीपीपी की एक कॉन्फ्रेंस हुई, उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम 1000 साल तक हम कश्मीर के लिए युद्ध लड़ेंगे. तो इस भाषा से तो कोई बात बनी नहीं सकती. ये बात एकदम साफ है ना, कि हम इस तरीके की लड़ाई लड़ेंगे. अब जब एक नेशन स्टेट का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो पूरी दुनिया में आज फेल हो रहा है, लेकिन नेशन स्टेट से एक स्टेट को छुड़ा लेना, उसके पूरी माइट को 30 लाख की आर्मी का या पैरामिलिट्री को उसके आप चैलेंज करना, वो किसी के लिए भी संभव नहीं है. और अगर कोई सोचता है वो बहुत गलतफहमी के अंदर है. मेरा ये बात आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि हम लोगों को खुल करके इन मुद्दों के ऊपर चर्चा करना पड़ेगा कि अगर बेरोजगारी की है तो फिर उसके लिए आज तक क्या इनिशिएटिव हुए? अरबों रुपया आया, वो अरबों रुपया कहां गया? अरबों रुपया यहां पर बड़े नेताओं की और बड़े अधिकारियों की जेब के अंदर गया. ये आम कश्मीरी बोलता है, कहीं पर भी चले जाइए आप. और अगर वो बोलता है तो क्या आपने ये फिक्स किया कि वो लोग कौन थे? इस समय स्वामी जी आंदोलन चला रहे हैं भ्रष्टाचार वाला, तो क्या आंदोलन यहां पर चलाएंगे आप कश्मीर के अंदर? यहां पर भ्रष्टाचारियों का अगर आप कर देंगे कि हम भ्रष्टाचारियों का पर्दाफाश करेंगे तो फिर पता नहीं आपका सूरत हाल क्या होगा. ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है. ये बात तो फिक्स होनी चाहिए कि अरबों रुपया जो आया, जिससे कि गांव के अंदर पानी होना था, बिजली होना था,
सड़क होना था, यहाँ पर रेल मार्ग बनना चाहिए था, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था। अगर वो सब नहीं हुआ तो उसके लिए दोषी कौन? अगर मैं यहाँ कहूं कि जिन लोगों ने राज किया वो लोग दोषी, तो फयाज साहब नाराज हो सकते हैं कि अरे आप तो पार्टीबाजी करने लगे। पार्टीबाजी नहीं करने लगे, जिन लोगों ने राज किया है उन्हीं लोगों को उसकी जवाबदेही को कबूल करना पड़ेगा कि उन्होंने ये गलतियां की हैं और उसको सुधार करने का काम उनको करना पड़ेगा और उनको भी कानून के दायरे के अंदर लाने का काम। मैं अभी कुछ ही समय पहले इस कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया है। इससे पहले क्या चर्चाएं हुई हैं इसका लगभग मुझे अंदाजा हुआ पूर्व वक्ता की बातों से। जम्मू कश्मीर पीस फाउंडेशन का जो ये सम्मेलन आज आयोजित हुआ है उसके लिए मैं सभी आयोजकों को, विशेषकर फैज भट्ट साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। विशुद्ध रूप से मानव की जो प्रवृत्ति है वो एक शांति प्रिय जीवन बिताने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन जो जो समाज बढ़ता गया, जो जो सामाजिक खींचतान बढ़ता गया, आर्थिक विषमताएं बढ़ती गई, राजनीतिक विषमताएं बढ़ती गई, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट आया, उससे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए। खैर ये एक ऐसा विषय है जिस पे विशेषज्ञ अपनी बात कहेंगे, एक्सपर्ट्स अपनी बात कहेंगे। मैं केवल आप लोगों से यही आग्रह करना चाहूँगा कि जो पीस कॉन्फ्रेंस यहाँ आयोजित किया गया है एक बहुत अच्छी पहल है। राजनीतिक मुद्दे, दूसरे अन्य मुद्दों पर मैं बातचीत करने के लिए ना तो सक्षम हूँ ना ही अधिकृत हूँ। केवल इतना आप लोगों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, और उसी के लिए मैं उसी की तरफ से बात करूँगा, मैं अन्य कोई सुरक्षा एजेंसियों के तरफ से बात नहीं करना चाहूँगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल एक ऐसा बल है जो देश के करीब करीब हर प्रांत में आज तैनात है, और उसकी विशेषता और उसकी सुंदरता यह है कि हर प्रांत से या इस फोर्स में व्यक्ति तैनात। पीस फाउंडेशन के चेयरमैन फयाज अहमद भट्ट, बुजुर्गों, बहनों और भाइयों, मैं सुबह से बड़ी दिलचस्पी से ये जो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुई उसको सुनता रहा। मैं गवर्नर साहब की स्पीच सुनी, दिलीप पड़गांवकर की स्पीच सुनी और उसके बाद बहुत और लोगों की बात सुनी। एक बड़ी दिल में खुशी महसूस कर रहा हूँ कि कश्मीर के ताल्लुक से, कश्मीर के हवाले से पूरे भारत से यहाँ नुमाइंदगी हुई और एक नई एक विचारधारा पैदा हो रही है कि पूरे भारत में कश्मीर के अमन के बारे में जो फिक्र है उसको अवामी एक शक्ल दी जाए। सबसे बड़ी बात और मेरे लिए बड़ी हौसला अफजा बात यह है कि स्वामी अग्निवेशी यहाँ मौजूद हैं और इनके बारे में मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, इनके साथ मेरे ज़्यादा मरासिम न हूँ। जनता पार्टी के दौर से उन्होंने जो काम किए वो लोगों को भूले नहीं हैं। जहाँ भी मजलूम की बात हुई, जहाँ भी जुल्म और तशद्दुद की बात हुई लोगों के साथ, तो स्वामी जी आगे बढ़े, उन्होंने जदोजहद की। और इस वक्त भी भारत में कई समस्याएं हैं। नॉर्थ ईस्ट में इन्होंने बड़ा काम किया और वहाँ भी कुछ ऐसे ही सूरत हाल है जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में है कि आज जैसे बहुत सारे हमारे यहाँ मुकर्रीन ने कहा कि आप स्पा और दूसरी बात ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट की ज़्यादा गैर ज़रूरी ताकत सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली। मुझे सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कोई इनाद नहीं है,
मैं इनको समझता हूँ, जैसे उन्होंने अभी हाजी साहब ने कहा, इनकी जिम्मेदारी है, इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जहाँ जैसे उनको आदेश मिलेगा सरकार का वैसे ही करेंगे। जहाँ का है ये तो इनका एक चेहरा अपना है, वो तो वायलेंस का जवाब वायलेंस से देंगे। मैं ये समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के मामले में पडगांवकर साहब इस वक्त यहाँ है, मुझे तो उनसे ज़्यादा तवक्कात नहीं है, माफ़ कीजिएगा, मुझे स्वामी जी से ज़्यादा तवक्कात है। जहाँ ये पीस आंदोलन, अमन की बात, शांति की बात कर रहे हैं, वहाँ इनके पास स्पिरिचुअलिज्म भी है। और कश्मीर के बारे में आपसे कहूँगा कि सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बरसगीर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, बल्कि साउथ एशिया का स्पिरिचुअलिज्म का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एक मरकज रहा है, जिसने रोशनी दी है सारी दुनिया में। हमारे कंटिन्यूटी ऑफ कल्चर है 2000 ईयर्स। हमने बुद्धा का दौर भी देखा, बुद्धिज्म भी देखा, 400 कॉन्फ्रेंस कश्मीर में हुई थी। हमने जो लास्ट फेज में यहाँ इस्लाम आया, मीर सैयद हमदानी रहमतुल्लाह के वक्त में आया, इट वाज अ पीसफुल चेंज, नो वायलेंस। सभागार में बैठे हुए बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, भावुक हो गया हूँ ये सब बात सुनकर। आज सच्चाई तो ये है कि मेरे जैसे आदमी को भी इतना इल्म नहीं था कि JNK के साथ, कश्मीर के साथ, कश्मीर के लोगों के साथ इतना जुल्म और इतनी ज्यादती हो रही है। ये वाकई आज डेमोक्रेसी के समय में बहुत ही ज्यादती है गवर्नमेंट की तरफ से। और मैंने एक मेमोरेंडम भी पढ़ा है ना भट्ट साहब का, जो प्राइम मिनिस्टर साहब को सबमिट किया है पीछे कुछ महीने पहले। उससे भी मुझे ज्ञान हुआ कि यहाँ हमेशा से ही 1947 से ही ऊपर से नेता जो है ऊपर से ही थोपा गया है। ये बिल्कुल ही बर्दाश्त करने के लायक बात नहीं है।